हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आगे का करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस और इनकी नीड्स क्यों हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इज generally accepted accounting principles issued by the accounting body of the country. For India, it's ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India, that are followed for preparation and presentation of the financial statements. So basically accounting standards, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक हमारी गाइडलाइंस है, रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं और ये जनरली हर जगह हर चीज के लिए एक्सेप्ट है। मतलब आप इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं, पार्टनर्स के लिए बना रहे हैं, कंपनी के लिए बना रहे हैं, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी सबके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। और इनको सेट कौन करता है? आपकी जो कंट्री है उसकी जो अकाउंटिंग बॉडी होती है, हर कंट्री की अलग अलग होती है, वो लोग सेट करते हैं। लाइक इंडिया की है ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज गाइडलाइंस हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं? ताकि जो भी लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, मतलब कि हर कोई सेम चीज कर रहा है, ताकि आपके अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी हो, कंसिस्टेंसी हो और आप उसको कंपेयर कर सको। हर साल आपको पता है कि आपको क्या फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर में तो अपनी सेल्स दिखा दी ऑन अ क्रेडिट बेसिस, मतलब कि जब हमारी ट्रांजेक्शन हुई रादर देन सेटलमेंट, मतलब पेमेंट मिलने पे नहीं करी, और सेकेंड ईयर में आप पेमेंट मिलने पे कर रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर पाएगा और कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय IFRS? दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ IFRS में क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल है, मतलब कि सारे लोग जो हैं वो एक अकाउंटिंग पॉलिसी हमारा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, जिसके बेसिस पे आप हर कंट्री की जो अकाउंटिंग अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसको कंपेयर कर सको। ठीक है, सो IFRS आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASB which came into existence in 2001. IASB adopted existing international accounting standards and SIS as the standard out of 41 IAS. 12 IAS stand withdrawn and 29 IAS are still applicable. Now, IASB issued 9 IFRS and standards for small and medium enterprises. IFRS compliant financial statements are statements of financial position, comprehensive income statement, statement of change in equity, statement of cash flow and notes and summary of accounting principles. So IFRS ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कई बार हम लोग ऐड करते हैं, कई बार उनको हटाने पड़ते हैं, बट मेनली व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? आपके IFRS के अकॉर्डिंगली जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं वो 5 तरीके की होती है। वन इज योर फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज योर बैलेंस शीट। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, मतलब इक्विटी जहाँ पे हम हमारा है, आपकी पब्लिक कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें इक्विटी शेयर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, उनको ये चीज शो करनी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं इसके लिए। एंड नोट्स एंड समरी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये सब क्या क्या है, ये जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो यू विल गेट टू नो मोर। दिस इज जस्ट अ थ्योरी पार्ट। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है। देन व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB? To develop in the public interest a single set of high quality, understandable and enforceable global accounting standards that require high quality, transparent and comparable information in financial statements and other financial reportings to help participants in the various capital market of the world and other users of the information to make the economic decisions. So basically IASB कुछ नहीं है, it's almost same as the accounting standards. सिर्फ इसमें फर्क क्या है, ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स है ये इंटरनेशनली हर कोई फॉलो करता है, ताकि आप एक कंट्री और दूसरे कंट्री में कंपैरिजन कर सको। आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है, वर्ल्ड इकोनॉमी आप जो कंपेयर करते हो कि किसकी वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छी है किसकी नहीं है, दैट इज कि एक यूनिफॉर्मिटी है। हर कोई बंदा आपकी स्टेटमेंट देख सकता है और जो दूसरी कंट्री की स्टेटमेंट है उनकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम है, सो दे कैन फॉलो इट। ओके, नाउ
टू प्रमोट द यूज एंड रिगरस एप्लीकेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। और ये क्यों हमें फॉलो करना होता है, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे जो भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, वो आप हर टाइम करते रहो। ऐसा नहीं है 2 ट्रांजेक्शन के लिए फॉलो किया, तीसरे ट्रांजेक्शन के लिए फॉलो नहीं किया, ठीक है। देन in fulfilling the objective associated with first and two, to take account as appropriate the special need of small and medium sized enterprise and emerging economies। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सको, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कंपेयर कर सकें कि जो इकोनॉमी इमर्ज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली उनको कहाँ पे काम करना है, किस कंट्री में काम करना है, किस कंट्री में काम नहीं करना है। To bring about convergence of national accounting standards and international financial reporting standards to high quality solution। जब आपकी अपना नेशनल जो आपके नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जब आप उन दोनों को साथ में प्रेजेंट करते हैं तो एक तो रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज हो जाता है, हर कंट्री आपको कंपेयर कर सकती है। लाइक सपोज करो आप इंडिया में अभी कोई बिजनेस कर रहे हो एंड यू डिसाइडेड कि मुझे अब अपना नया बिजनेस यूरोप में खोलना है, ठीक है। अब जिस हिसाब से आप वर्किंग कर रहे हो, क्या यूरोप में भी आपको प्रॉफिट होगा? यूरोप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे देख रहे हो, यहाँ पे तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो आई थिंक यूरोप में भी प्रॉफिट होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। उसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। अब हो सकता है आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन यूरोप के हिसाब से आपका 1 लाख का आ रहा है, बिकॉज माइट बी पॉसिबल कि वहां पे वो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, सेटलमेंट बेसिस पे कर रहे हैं, तो सबके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। इसीलिए हमारा IFRS है, ताकि आपने जब पहले हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद हम IFRS के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी कि मुझे कहीं बाहर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, अपना बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में एक्सपैंड करना है कि नहीं करना है। अब हो सकता है आपको लगे यूरोप से ज्यादा अगर मैं अमेरिका में करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। गॉट इट? Now, difference between IFRS and Indian accounting standards. The principal difference between the two are based on the principal and fair value. Indian accounting standards are based on rules and historical values. India decided to converge Indian accounting standards with IFRS and has issued Convergent International Accounting Standards known as IND-AS. Now, major difference क्या है? There are 2 major differences between the Indian accounting standards and IFRS. सबसे पहला क्या है, हम अपना जो वैल्यू पुट करते हैं फिक्स्ड एसेट के, वो हम हिस्टोरिकल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। वेयरएज IFRS में हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं ली जाती। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे ही बैलेंस शीट का कितना फर्क पड़ गया। आप जो कर रहे हो, आपने लैंड परचेज की कहीं की 20 लाख रुपीज की, ठीक है। आज की डेट में उस लैंड की वैल्यू है 20 करोड़, लेकिन हमारी स्टेटमेंट में उसकी अभी भी वैल्यू क्या आ रही है? 20 लाख। वेयरएज हो सकता है दूसरी कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो लोग करंट वैल्यू लेते हैं, मार्केट वैल्यू, तो उनकी बैलेंस शीट में क्या दिखाई देगा? 20 करोड़, सेम लैंड, but because of the different accounting standards, it's completely changed the position of the company. Getting my point? Now, India has issued Indian accounting standard that converge IFRS. They are Indian equivalent of IFRS applicable to selected type of companies. Now, इंडिया ने भी अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS के साथ कहीं कहीं जगह पे कंबाइन कर दिया है, जहाँ जो कुछ IFRS हैं जो हमारे से डिफरेंट है, कुछ IFRS है जो हमारे जैसा सेम है। नाउ इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने ये बोला है कि जो मैं अभी बता रही हूँ सिलेक्टेड टाइप ऑफ कंपनीज, इनके लिए मैंडेटरी है कि आपको अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ IFRS के साथ अपनी स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। सो अब आजकल जो कंपनीज है वो सारी IFRS के अकॉर्डिंगली ही स्टेटमेंट बनाना प्रेफर करती है कि बार बार डबल काम कौन करे, ठीक है। नाउ दोस कंपनीज आर कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनके लिए कंपलसरी है काइंड ऑफ कि उनको IFRS अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर, they are holding subsidiary and associate and joint venture companies. So जो भी कंपनीज नेट वर्थ मतलब उसकी जो सेल्स है, उसकी जो पूरी टोटल वर्थ है, ये हम बाद में निकालेंगे। नेट वर्थ कैलकुलेट करने का तरीका होता है।
सो बेसिकली नेटवर्थ इज कि आज अगर मैं अपनी कंपनी को सेल आउट करने जाऊंगी तो मुझे 250 करोड़ मिल जाएंगे, दैट इज योर नेटवर्थ। ठीक है, तो अगर उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो भी उसको IFRS फॉलो करना है। या कोई भी कंपनी जिसकी होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी हो, ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग एंड सब्सिडरी? एक मेन कंपनी होती है, उसके नीचे वो छोटी छोटी कंपनीज खोल देता है। जो वो छोटी छोटी कंपनीज खोलता है उसको हम सब्सिडरी कंपनीज बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी दैट इज योर पेरेंट कंपनी। ज्वाइंट वेंचर कंपनीज होती है कि दो कंपनी से मिलकर एक अपना नई कंपनी खोल दी, दैट इज योर ज्वाइंट वेंचर कंपनीज। ठीक है, जैसे किसी कंपनी ने सपोज करो कि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है जिसके लिए उसको दूसरी कंपनी की जरूरत है। ठीक है, तो उन्होंने ज्वाइंट कर लिया, मतलब वो कंपनी ज्वाइंट हो गई, ऑल्दो उनकी इंडिविजुअल कंपनीज है, दैट इज योर ज्वाइंट वेंचर कंपनी। मतलब एक पर्टिकुलर वेंचर, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक अलग से कंपनी ज्वाइन कर दी है। ठीक है, नाउ Indian accounting standards are notified Indian accounting standards under the Companies Act 2013 and are mandatory for company to which they apply. Other companies are encouraged to adopt them. So far, 40 Indian AS have been issued. Okay. So जो ये मैंने अभी 3 कंपनीज बताई हैं, एज पर द कंपनीज एक्ट उनके लिए मैंडेटरी है कि वो ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। बाकी कंपनीज के लिए भी धीरे धीरे मैंडेटरी किया जा रहा है, अभी उनको एनकरेज किया जा रहा है कि जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकले हैं, दैट इज IND-AS। जो IND-AS है, दिस कंसिस्ट IFRS ऑल्सो एंड योर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, उसको कंबाइन करके नए स्टैंडर्ड्स निकाले हैं। ठीक है, तो अभी तक 40 ऐसे IND-AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू हुए हैं जो कंपनीज को एनकरेज किया जा रहा है कि आप इनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए। ठीक है, अदरवाइज ये जो 3 कंपनीज हैं जो यहाँ पे आपकी मार्क है, इफ यू कैन सी दिस, ये जो 3 कंपनीज है इनके लिए मैंडेटरी है टू फॉलो। ठीक है, सो वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट अभी इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ लर्न करने वाला नहीं है, बट यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऊपर इट्स एप्लीकेबल कि आप इसको यूज करो। इफ आई विल जस्ट मार्क इट फॉर यू, ये जो 3 कंपनीज है आपकी, ये आपको करना जरूरी है कि ये कौन सी कंपनीज है जो आपको, सॉरी हाँ, ये जो आपकी 3 कंपनीज है ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है जिन पे वो मैंडेटरी हो गया है IFRS फॉलो करना। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आपका IFRS में डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव्स इनके एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच यू नीड टू शो एज पर द IFRS, कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट वी वुड बी डूइंग सम बेसिक टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा डेटा, क्रेडिटर, कैपिटल, असेट्स, लाइबिलिटीज, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज प्रेस द बेल आइकन, subscribe my channel, and if you have any suggestions then please do mention in the comment box. I'm looking forward for your comments. Thank you so much for watching. Bye bye.